नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव सीट का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बुधनी सीट पर उपचुनाव का ऐलान होना बाकी है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां 1100 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मिड डे मील में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद अब मध्य प्रदेश में बुधनी में विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री बने शिवराज विधायक के पद से इस्तीफा देंगे। वे 18 जून तक विधायक के पद छोड़ सकते हैं, इससे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यह विधानसभा सीट रिक्त हो जाएगी। शिवराज के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देंगे। नियम अनुसार शिवराज सिंह सांसद या विधायक में से एक ही पद पर रह सकते हैं। चूंकि वे 4 जून को 2024 को विदिशा लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं, ऐसे में रिजल्ट के 14 दिन बाद के भीतर ही उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। उधर अमरवाड़ा सीट के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यहां 10 जुलाई को मतदान होगा। 2 और अन्य कांग्रेस विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है इस्तीफा देंगे, उसके बाद आपको बता दें कि वो जो है अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं इनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पद से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में अपने परिवार के साथ पौधारोपण किया है। वे शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद अब मध्य प्रदेश में बुधनी में विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री बने शिवराज सिंह विधायक के पद से 18 जून तक जो है इस्तीफा दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसके बाद यह विधानसभा सीट रिक्त हो जाएगी। शिवराज के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देंगे। नियम अनुसार शिवराज सिंह सांसद या विधायक में से एक ही पद पर रह सकते हैं। चूंकि वे 4 जून 2024 को विदिशा लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए, ऐसे में रिजल्ट के 14 दिन के भीतर उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बात कर ली जाए तो जो है शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे और अपना जो है पदभार संभालने के बाद केंद्र में सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्री पद की शपथ ली है और 5वें नंबर पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उनको तो निश्चित तौर पर बड़ा विभाग में मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अब सीट खाली हो जाएगी, जहां पर ये माना जा रहा है कि जो बुधनी सीट है वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। 4 प्रमुख दावेदार वहां पर बताए जा रहे हैं और परिवारवाद से बचने के लिए भाजपा चाहेगी कि जो शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय चौहान वो अभी फिलहाल चुनावी मैदान में न उतरे, क्योंकि वहाँ पे 4 जो लोग हैं, जो 50 प्रत्याशी दावेदार है, वो है महेश उपाध्याय, एक है जो सलकनपुर के जो अध्यक्ष है, सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उसके साथ साथ रघुनाथ भाटी भी है, वो रवि मालवी है जो सीहोर जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष है। इसके साथ साथ अन्य भी 4 लोग वहाँ पर है जो तमाम तरह की दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ टिकट उनको मिलना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, अगर बात की जाए तो 2013 में भी ऐसा हुआ था जब सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज ने एक बार ऐसी घमासान मची थी, तो बुधनी और विदिशा दोनों से ही बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है। ये नहीं था कि वो हार जाएंगे, बल्कि ये था कि वहाँ पर दावेदारी बहुत ज्यादा हो जा रही है, इससे भाजपा में कहीं अंदरूनी कलह ना हो जाए। तो अंदरूनी कलह को बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान 2 जगह, बुधनी और विदिशा, दोनों जगह चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों जगह से भारी मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जहाँ अब बुधनी खाली होगी तो ये माना यह जा रहा है कि अगर परिवारवाद से बचना है तो कार्तिकेय चौहान को फिलहाल जीत दी जाएगी। वहीं पे अगर बात की जाए तो अनीता नागर सिंह चौहान
जो नागर सिंह चौहान की पत्नी है उनको लोकसभा में मौका दिया था। तो परिवारवाद तो अगर लगना होगा तो वहां भी लगेगा, क्योंकि अनिता नागर सिंह चौहान पत्नी है नागर सिंह चौहान की, एक मंत्री है मध्य प्रदेश में और एक लोकसभा सांसद बन चुकी है। अब मध्य प्रदेश की तरफ से जो जहाँ वो झारखंड उसमें रतलाम की सीट जो हुआ कप्तान झाबुआ की सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बारे से माना जा रहा है कि अगर परिवारवाद से बचना, और नियम है 14 दिन के अंदर अगर लोग 2 पद पर है कोई व्यक्ति या विधानसभा में सदस्य है या लोकसभा में सदस्य है तो 14 दिन के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वो सीट खाली होती है। अभी देखिए अमरवाड़ा सीट खाली हो चुकी है, कमलेश यादव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसकी डेट भी आ गई है। तो 13 जुलाई को इसके परिणाम आ जाएंगे और 10 जुलाई को मतदान होगा। तो मतदान के लिए लगातार कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है। वहां पर जो है सुखदेव पांसे जो पूर्व मंत्री थे उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है और सुनील जायसवाल को भी वहां पर प्रभारी चुनाव के प्रभारी तौर पर 2 पूर्व मंत्रियों को उतारा गया है। तो कांग्रेस ने पूरी रणनीति के तहत अपना काम करना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी की अब आई है कि वहां पर किसको चुनाव प्रभारी बताती है किस तरह से अमरवाड़ा में चुनाव लड़े जाते हैं। फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान की सीट खाली हो रही है उसमें कौन चुनाव मैदान में होगा उसको लेकर अभी निर्णय बीजेपी को लेना है। कार्तिकेय चौहान जो उनके बड़े बेटे वो चुनाव मैदान में रहेंगे या अन्य लोगों को मौका मिलेगा। इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्योंकि राज्यसभा सीट है और राज्यसभा सीट भी लोकसभा सीट में गुना से, तो ऐसे में जो राज्यसभा सीटों की खाली होगी उसमें भी बीजेपी अभी मंथन करेगी किनको इस सीट पर मौका दिया जाए। हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में हराया था वो भी इस मौके पर आ सकते हैं, उनको भी बनाया जा सकता है, या अन्य बाहर का प्रत्याशी कोई भी हो इसको राज्यसभा में भेजना होगा। बीजेपी चाहे कि उनका एक सदस्य और बना रहे लगातार तो गुना से किसी और को राज्यसभा सदस्य बनाया जा सकता है। खुदनी की सीट खाली होगी, बुद्धि मेरी कहीं न कहीं कार्तिकेय चौहान या फिर रवि मालवी या महेश उपाध्याय या भाटी के चुनाव मैदान में उतरने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल सत्ता में भी ये देखना होगा कि उस सीट से जो है कौन चुनाव लड़ता है और कौन नहीं। अगर इसी के साथ देखा जाए तो कांग्रेस से आए हुए 2 अन्य विधायक उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप जल्दी से? बिल्कुल, देखिए कमलेश शाह जो छिंदवाड़ा के हैं अमरवाड़ा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो 2 अन्य विधायक हैं कांग्रेस के उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, जिसको लेकर के अभी हमने जब पिछली बार बात भी की थी विधानसभा अध्यक्ष से बात हुई थी या प्रमुख सचिव से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सातों को जब तक प्रत्याशियों का जो विधायक है उनका इस्तीफा उनके पास नहीं आएगा तब तक नहीं माना जाता चाहे कांग्रेस पार्टी उनको निकालने होगी। लगातार कांग्रेस पार्टी उनको थाने में भी लगी हुई थी वो इस पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन रामनिवास रावत जो है वो लगातार डटे रहे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संजय शर्मा ने जो भी संजय शर्मा के विधायक थे तो बीजेपी आ गए थे, ये 2 अन्य कांग्रेस के और विधायक है रामनिवास रावत के साथ साथ अन्य विधायक उन्होंने भी इस्तीफा दिया फिलहाल, और इनके इस्तीफे को लेकर के संशय बना हुआ है। अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग ने डेट फिक्स की है 10 जुलाई की, उसमें जो अमरवाड़ा सीट है वहां से चुनावी मैदान में और 13 जुलाई को इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के छिंदवाड़ा में अन्य विधायकों ने जो आपने प्रश्न किया तो अन्य विधायक है उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया, जैसे अगर इस्तीफा देते हैं या नहीं भी देते तो सचिन बिड़ला की तरह वो लगातार अपना पूरा कार्यकाल कर सकती है, बीजेपी को सपोर्ट करते हुए कर सकते हैं, लेकिन उनको जरूरी नहीं कोई इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन वो चाहे तो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वापस से वहाँ चुनाव हो सकते हैं, अगर अभी इस्तीफा देते हैं तो अमरवाड़ा के साथ साथ इनका भी चुनाव हो जाएगा। हो सकता है जिस तरह शिवराज सिंह चौहान की सीट खाली होगी उससे वो भी 10 जुलाई को जिस तरह से चुनाव होगा उसमें भी शामिल हो सकता है। तो फिलहाल अभी विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया है तो उनका नहीं माना जाएगा, अभी वो विधायक बने रहेंगे लगातार, अगर वो चाहे तो 5 साल के कार्यकाल के लिए बने रह सकते जैसे पिछली बार भी सचिन बिड़ला कार्यकाल में बने रहे थे। चलिए सत्यम, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस्तीफे की जो है शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे सकते हैं और केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी के साथ बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है। लक्ष्मण सिंह ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं ये, और चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला बोला है। पटवारी ने दिल्ली में हुई CWC की बैठक में फोटो ट्वीट कर नेताओं के नाम सहित लिखा था कि विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि तुम अध्यक्ष हो, अपने पैरों पर कब खड़े होगे या मार्गदर्शन ही लेते रहोगे? जिसको अपने मार्ग का पता नहीं वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन देंगे? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से चर्चा
चर्चाओं में हैं। वे अक्सर ही अपने ही पार्टी के नेताओं पर बेबाक टिप्पणी कर सुर्खियों में आते रहते हैं। वे हर बार कांग्रेस पार्टी के आला कमान को लेकर मध्य प्रदेश में नेताओं को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को ही उन्होंने सुना दिया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि लक्ष्मण सिंह बड़े भाई हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी पर ही सवाल खड़े किए हैं, और आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है लक्ष्मण सिंह ने जो है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जोरदार हमला किया है। लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि पैरों पे खड़े हो जा, तो उनकी बात सही है, पैरों पे खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि पैरों पे खड़े हो जा, तो उनकी बात सही है, पैरों पे खड़े होना चाहिए। तो आपने देखा कि जीतू पटवारी ने लक्ष्मण सिंह की बात को स्वीकार करते हुए उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई होने के नाते उन्होंने रास्ता दिखाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली इस करारी हार के बाद जो है कांग्रेस में ही आपस में सियासत शुरू हो गई है। लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया। लक्ष्मण सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला बोला है। पटवारी ने दिल्ली में हुई CWC की बैठक में फोटो पर ट्वीट करते हुए नेताओं का नाम सहित लिखा था कि विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस पर लक्ष्मण सिंह ने जो है उन पर तंज कसा है और कहा है कि तुम अध्यक्ष हो, अपने पैरों पर कब खड़ा होना सीखोगे, मार्गदर्शन ही लेते रहोगे। जिनको अपने मार्ग का पता नहीं वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इस पर आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। अक्सर ही अपनी पार्टी के नेताओं पर बेबाक टिप्पणी कर सुर्खियों में आते रहते हैं। वो हर बार कांग्रेस पार्टी के आला कमान को लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं को खरी खोटी सुनाते हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को ही उन्होंने सुना दिया। वह जीतू पटवारी ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह बड़े भाई हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिखाने के लिए ऐसा कहा है। चलिए, इसी पर जो है हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अगर देखा जाए तो कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जो है टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष जो 29 सीटें हैं, 29 सीटों में मध्य प्रदेश में जो हार मिली है उसकी जवाबदारी ली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता है उनके मार्गदर्शन की बात कही है। और जहां लक्ष्मण सिंह और चाहे अजय सिंह की बात करें, उन्होंने संगठन में बदलाव की बात कही है कि जीतू पटवारी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कब तक वो छोटे बने रहेंगे। आज जीतू पटवारी से जब इस मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों ही उनके बड़े और मार्गदर्शन का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में हार हुई है और एक 29 सीटों पर कांग्रेस हारी है, उसको देखकर जरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं और जो बयानबाजी है वो सिर चढ़कर, और यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, एक दूसरा खूब बयान रही है। बिल्कुल, वहीं देखा जाए तो CWC की बैठक के बाद उन्होंने जो है फोटो पर ट्वीट कर किया है कि मार्गदर्शन जो है प्राप्त हुआ है। इस पर उन्होंने लक्ष्मण सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि अपने पैरों पर कब खड़े होगे और मार्गदर्शन ही लेते रहोगे। तो इस पर जीतू पटवारी की अभी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बड़े भाई है, उन्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए ऐसा कुछ कहा गया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी उन पर निशाना साधा था और इस्तीफे की भी मांग की थी। तो क्या लगता है आगे की किस तरीके की रणनीति बनाकर जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी काम करेंगे और जो है संगठन के तौर पर किस तरीके से अपनी पार्टी के सक्रिय नेताओं को लेकर साथ में काम करेंगे? क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, देखिए, इसी बात को लेकर जीतू पटवारी का बयान आया है और सबसे बड़ी बात है कि अभी जीतू पटवारी की एक बड़ी जम्बो टीम होने वाली है, क्योंकि अभी जो कार्यकारिणी भंग हुई थी, अभी नई टीम घोषित नहीं हुई है। अब चूंकि चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव भी निपट गए हैं, अब इसके बाद जीतू पटवारी की जो टीम होगी
उसमें निश्चित रूप से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी है, उसको लेकर निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन इस जो टीम होगी उस टीम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने कहा जिस तरीके से टीम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो क्या लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस यूथ को ज्यादा जो है मौका देने वाली यूथ कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए यूथ को मौका भी देगी और नए चेहरों को मौका देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश में चेहरे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे कमलनाथ की बात करें, चाहे अजय सिंह की बात करें, अरुण यादव की बात करें, सुरेश पचौरी बीजेपी में चले गए हैं। तो ये जो बड़े चेहरे हैं, कांतिलाल भूरिया की बात करें, वो लगभग चुनाव हार कर अब घर में बैठे हैं। अब नए नेताओं को, नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह से 2028 में जो मध्य विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके लिए नए चेहरों पर दाव कांग्रेस खेलेगी। चलिए, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि अक्सर ही जो है चर्चाओं में रहते हैं लक्ष्मण सिंह, और वो जो है अपनी पार्टी के ही नेताओं पर जो है वार पलटवार करते हैं। आला कमान से लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं को खरी खोटी सुना देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जीतू पटवारी को ही उन्होंने सुना दिया है। चलिए, इसी के साथ बात करेंगे तीसरी और बड़ी खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अकबर नगर में 1100 घरों पर बुलडोजर चल रहा है। 6 पोकलैंड और 16 बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर इलाके को सील कर दिया गया है। किसी तरह का हंगामा ना हो, इसलिए पीएसी आरएएफ की 8 कंपनियां मौके पर तैनात हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे पहले शिफ्ट का अभियान रोक दिया गया था, जिसे वापस से शुरू कर दिया गया है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर सुबह 10 बजे से अकबर नगर में बुलडोजर और फोर्स लेकर पहुंचे। बुलडोजर को देखते ही लोगों का घरों से सामान समेटने लगे लोग। वहीं प्रशासन ने सामान शिफ्ट करने के लिए फ्री में गाड़ियां की व्यवस्था भी की है। दरअसल लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बना लिए गए थे। यहां पर कुकरेल रिवर फ्रंट विकसित किया जाना है, इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध मकानों और दुकानों की तोड़फोड़ की जा रही है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि अब तक 1700 लोगों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा आवास भी दिए गए हैं। तो ये पूरा मामला अकबर नगर का है, जहां पर 1100 घरों को तोड़ा जा रहा है। सुबह से ही अफसर 10 बजे से अकबर नगर में बुलडोजर और फोर्स लेकर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अकबर नगर में ये जो है प्रशासन जो है सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अकबर नगर में सुबह से बुलडोजर चल रहे हैं, अभी क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं और आखिर किस तरीके की ये कार्यवाही की जा रही है? अनूप जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अकबर नगर में करीब जो है 100 दिनों से कार्रवाई चल रही थी। चुनाव का माहौल चल रहा था, इस वजह से जो है इसको रोक दिया गया था। अब पुनः उस पर जो है अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें करीब 1100 तो अवैध मकान जो बिल्कुल कुकरेल नदी के अंदर बना लिए गए थे, जिनको प्रशासन लगातार हटाने के लिए नोटिस भी दे रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से काफी प्रयास किए गए, लेकिन वहां के लोगों ने प्रशासन की नहीं सुनी। प्रशासन ने जबरदस्ती जो है वहां पर पोकलैंड और जेसीबी से ढाने का काम शुरू किया। साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी वहां पर लोग रह रहे थे, परिवार के लोगों, सभी लोगों को आवास भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास में तो करीब 1700 लोग को आवास दिया जा चुका है और भी लोग को आवास देने की तो तैयारी की जा रही है। प्रशासन भी लगातार सहयोग कर रहा है। आज सुबह से ही जो जेसीबी और पोकलैंड से, आपको बता दें 16 जेसीबी और 2 पोकलैंड से वहां पर ध्वस्तीकरण का कार्रवाई जारी की गई थी। सभी मकान तोड़े जा रहे थे, रुक गया था, लेकिन दोपहर के बाद फिर से वहां पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी। जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं वो तोड़े जा रहे हैं। लगातार शासक प्रशासन के लोग वहां उपस्थित है। एनडीए, बीसी, उत्तर प्रदेश त्रिपाठी, नगर आयुक्त, इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे जो लगातार देख रेख कर रहे थे। साथ साथ आपको बता दें जिन लोगों का मकान में सामान था उसको हटाने के लिए और शिफ्ट करने के लिए उनको गाड़ी की भी मुहैया कराई गई है। जब तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि वो अपना सामान शिफ्ट कर ले। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग को मकान तो मिल गया है प्रधानमंत्री आवास में,
लेकिन वो अपने आप को वहां शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह की जबरदस्ती भी कहीं कहीं वहां पर लोगों के द्वारा देखी जा रही है। तो वहां पर पीएससी और आरएएफ की करीब 8 कंपनियां लगाई गई हैं। तो वहां पर कानून व्यवस्था को और जो माहौल को बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथ साथ वहां पर जो रास्ते हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया है, जिससे जाम की स्थिति न हो और वहां पर कोई भी नोटिस केस न हो नहीं पाए। तो आपको बताते हैं कि जो कार्यवाही है दोषीकरण की, इसकी जो तैयारी है वो है कुकरेल रिवर फ्रंट की जो योजना है उसको विकसित करने के लिए तैयारी की गई है। 13 क्लस्टर में इसको विकसित किया जाएगा। एक क्लस्टर को पहले सही करके बराबर किया जाएगा, फिर उसको रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसी तरीके से देखा जाए तो लखनऊ के रिंग रोड से जो पुराना रिंग रोड है वहां से लेकर के और गोमती नगर तक आउटर रिंग रोड जो बनी पुरानी है वहां से गोमती नगर और शहीद पथ तक इसको तैयार किया जा रहा है, ताकि वो खूबसूरती भी रहे और इसके साथ साथ जो अतिक्रमण के कारण जो नदी वहां का जो कुकरेल नदी है वो अपना अस्तित्व खो रही थी, उसको वापस पाने के शासन की ये पहल है। और कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी पहल मानी जाती है। लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, एक 2 घर बनाए गए, एक परिवार के 6 घर वहां पर मिले हैं। तो कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है, कुछ लोग जायज भी, कुछ लोग नाजायज भी काम किए, तो सरकार की तरफ से उनको पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें 1 से 12 साल की बच्ची में एक भावनात्मक अपील अखिलेश यादव राहुल गांधी से किया। ये भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश राहुल अंकल हमारी मदद कीजिए, हमको उड़ाना जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो वहां के निवासी है उनको आवास मुहैया कराई जा रही तो समस्या है उसको भी सुना जा रहा है। और लगातार जो है जो कमर्शियल लोग हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। अभी जो नाकामी व्यवस्था है वो प्रशासन कर रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो। जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया, उनको दुकानें उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कहीं न कहीं इसका खामियाजा अयोध्या में सरकार भुगत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब दोबारा लखनऊ में नहीं भुगतना चाह रही, उस तरीके से कदम फूक कर कदम उठा रही है। साथ साथ जो व्यापारियों की जो एक मीटिंग थी उसको भी बुलाया गया था, उस पर भी बात हुई थी कि व्यापारियों की जो दुकानें तोड़ी गई है उनको कहीं कहीं समायोजित किया जाए। तो इस तरीके से आपको बता दें कई किलोमीटर के लंबा ट्रैक है जो रिवर फ्रंट विकसित किया जाना है, जिसकी पूरी तैयारी उससे सरकार कर रही है। और साथ साथ में जो तोड़ हो रही है उससे समायोजित किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास है वो भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ में जो अन्य सुविधाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही थी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से सुविधाएं तो मुहैया कराई जा रही है। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि इस अतिक्रमण का जो है जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब यहाँ पर घर बनाए जा रहे थे, बस्ती बसाई जा रही थी या फिर दुकानें यहाँ पर जो है लगाई जा रही थी, तब प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं आया? बिल्कुल नवजीत, आपने बहुत सही बात की। अक्सर करके हम आपको बता दें, देखने में लगता है कि ये गलती सरकार पे आती है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। 20 साल 15 साल पे लोग वहां पर धीरे धीरे एक घर बनता है, फिर 2 घर बनता है, फिर उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके भाई आते हैं, उनके भतीजे आते हैं, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर। इसको देखते हुए आपको बता दें आज वहां पर करीब 11 से 1200 मकान बन चुके हैं। और वो सारी जमीन है जो कुकरेल रिवर फ्रंट की नदी की सरकारी जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। आपको बता दें कि नदी के अंदर भी उसके धारा को रोक करके, पानी को रोक करके भी वहां पर जो निर्माण किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि वहां पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आधार कार्ड भी बन जाते हैं और शासन प्रशासन सोता रहता है। इसके बाद जब उनको हटाने की कवायद होती है तो विद्रोह भी होता है, सरकार को भी नुकसान होता है, अधिकारियों के भी हाथ पांव टूटते हैं, काफी जगह पर झड़प भी होती है, विवाद भी होता है। इस तरीके से अक्सर घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती जिन अधिकारियों के स्तर पर ये चीजें होती। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या घटनाएं होती है वहां। चलिए, बिल्कुल अनूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अनूप भी हमें जानकारी दे रहे थे कि लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बना लिए गए हैं। यहाँ पर प्रशासन जो है बुलडोजर चलाकर प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है, वहीं लोगों के लिए आवास की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं चौथी और बड़ी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां मिड डे मिल में घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। यहां नेपा नगर के
सातपायरी में बने एकलव्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के नाम से बड़ी गड़बड़ी की गई है। आपको बता दें कि छात्रावास अधीक्षिका और प्राचार्य ने लगातार 1 साल तक मध्याह्न भोजन के नाम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्रतिमाह 40 क्विंटल गेहूं और 4 क्विंटल चावल का नियमित आवंटन लिया है, जबकि स्कूल में जुलाई 2023 में जेम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के सतनाम केटरिंग को छात्रावास में पढ़ाने वाले 436 बच्चों के खाने का ठेका दिया गया था। इसके बावजूद भी प्राचार्य ने हर महीने राशन का आवंटन लिया है। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेकर तत्कालीन प्राचार्य और अधीक्षिका को नोटिस भी जारी कर दिया है और अपना स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो ये पूरा मामला जो है घोटाले का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए ये जो है घोटाला किया गया है। तो चलिए, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि बुरहानपुर जिले में मिड डे मील में घोटाला किया गया है। चलिए, इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।